करते हैं। जाते जाते तो आपने सब सुलटा दिया था। अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं इसमें आप नहीं सुलटाएंगे। तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से जल्दी आप सुलटाएंगे। नेक्स्ट नंबर 11 रहेगा कि 12? 11, नेमिंग ऑफ अमीन्स। सुलटाइए, सुलटना नहीं है। स्टेप नंबर 1 is the selection of parent carbon chain. Step number 1 is the selection of parent carbon chain. मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट नंबरिंग शुरू कर दी है। सुलटा दिया है क्या? चलिए, कितने लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट की है? येलो वाली पीसीसी कितने लोगों की आई है? गलत, क्योंकि इसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है बताओ? 0 प्रिंसिपल फंक्शनल, क्योंकि जिस कार्बन से आपका पीएफजी जुड़ा हुआ है वो पीसीसी में ही नहीं है। जिस कार्बन से आपका पीएफजी जुड़ा हुआ है वो आपके पीसीसी में ही, तो फंक्शनल ग्रुप जो आपका है वो इंक्लूड ही नहीं हुआ। सही बात है कि नहीं है? तो फिर बताइए, अगर सर मुझे ये मालूम होता तो मैं ये कभी पीसीसी नहीं लेता। हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग गलती की है। कुछ लोगों ने यहां से शुरू करके यहां वाली पीसीसी ली होगी। ये कितने लोगों ने ली है? यहां से शुरू करके यहां तक ये वाली पीसीसी, ये भी गलत। या फिर अगर आपने यहां से शुरू करके ये वाली पीसीसी ली हो, ये कितने लोगों ने ली है? ये भी गलत, क्योंकि इसमें भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही आएगा। तो सर आप बताइए, जो सही पेरेंट कार्बन चेन है वो कौन सी है? आपके पीसीसी में ये कार्बन होना ही, तभी तो पीएफजी इंक्लूड होगा, और आपके पीसीसी में ये कार्बन होना ही चाहिए, तभी तो पीएफजी इंक्लूड होगा। तो आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन रहेगी वो ये रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर? नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। आप देखो, दोनों फंक्शनल ग्रुप किनारे पर हैं, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई फर्क। अगर इधर से करूंगा 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को 1 एंड 4। इधर से करूंगा 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को 1 एंड 4। दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहे हैं? सेम, 1 4 1 4। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को इधर से बताओ कौन सा नंबर मिलेगा? 2, और इधर से भी 2, और इसको 3, और उसको भी 2 3 2 3 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को भी। यू आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट। अगर आपकी पीसीसी व्हाइट वाली है तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, इथाइल, और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 2 3 प्रोपाइल। सही बात है कि नहीं है? तो बताइए, इधर से 2 नंबर इथाइल को मिल रहा है और उधर से 2 नंबर प्रोपाइल को, किसको मिलना चाहिए? इथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर? तो नंबरिंग यहां से होगी, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 एंड ये रहेगा 4। नाम लिखवाइए। 2 नंबर पर कौन है? इथाइल। पक्का? बताइए 3 नंबर पर कौन है? प्रोपाइल, प्रोप प्लस आइल। सुलटा दिया है दोनों सब्स्टिट्यूएंट। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4, तो वर्ड रूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स एन। कहां कहां पर है आपके बताओ? 1 4,
डाईओल। अच्छा एक बात बताओ, 1,4 को मैं ड्रॉप कर सकता हूं क्या दोस्तों? नहीं, ये कोई टर्मिनल पर आता है क्या? आप 1,4 को ड्रॉप तब कर पाते जब OH इसके अलावा कहीं नहीं और हो सकता था। तो इसकी तो कहीं भी हो सकता है, ये तो पीसीसी में, तो इसकी तो पोजीशन केवल 1 होना, तभी स्किप करना, बाकी तो बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। हालांकि इसका फंक्शनल ग्रुप फिनोल है, पर नाम अल्कोहल की तरीके से ही लिखा जाएगा। बताइए पेरेंट कार्बन चेन कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन लिखने तक आपने क्या क्या लिख दिया है? साइक्लो, हेक्सा, 1,3,5 ट्राइइन, सब आ गया आपका। यानी कि 1 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट आपका, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, सब आ गया। बचा है केवल 2 डिग्री सफिक्स, एंड दैट इज, बताओ क्या रहेगा? 1 पोजीशन पर क्या है? ऑल। तो कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? ई ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? तो कंबाइन करने पर बन जाएगा क्या? बेंजीनोल। और इसी का ही कॉमन नेम होता है फिनोल। भाई साहब किस तरीके से नीट 2025 खेला है। क्वेश्चन देखिए आप, नीट 2025 का पेपर और नीट 2016 का पेपर आपके पास होना चाहिए। और उनसे पहले कितने लोगों के पास नीट सिलेबस नहीं है? नीट सिलेबस की पीडीएफ कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं है नहीं? नहीं है, हवा में हाथ उठाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने चलना शुरू कर दिया है, पर पता नहीं जाना कहां है। पता नहीं जाना कहां है। अरे कम से कम सिलेबस तो निकालो भाई। कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया और कौन सा टॉपिक छोड़ दिया, और कितना पढ़ा दिया और कितना बचा हुआ है, और किस टॉपिक में ज्यादा पढ़ाया जा रहा है और किस में पढ़ाया ही? सिलेबस के बिना कैसे पता चलेगा? अरे आप एक बात समझो, अगर आपको यहां से यहां जाना है, 100 किलोमीटर है, कितना है? और अपन ने यहां से चलना शुरू किया, आराम से 5 किलोमीटर चले, यहां पर होल्ड किया, एंजॉय कर रहे हैं, फिर 2 किलोमीटर चले, फिर होल्ड किया, एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये नहीं पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे 100 किलोमीटर स्पीड से लोग? ये बहुत जरूरी है, पता ही नहीं होता है। आधी जनता कोटा में आने वाला 80 to 90% बच्चा जो सर लोगों ने पढ़ा दिया पढ़ के घर चला जाता है, उसको नहीं पता, छोड़ दिया ना कोई टॉपिक तो छूट गया, उसको पता ही नहीं है। तो आपके पास हार्ड कॉपी ऑफ नीट सिलेबस 2025-26 की होनी, हर बच्चे के पास हार्ड कॉपी निकालेंगे आज जाके, और जो टॉपिक चल रहा है उसको अंडरलाइन करेंगे कि कौन सी चीज छूट गई और कौन सी चीज करवा दी गई है। एक एक चीज क्लियरली लिखा हुआ है नीट ने, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे सामने था, तो मैं नीट 2025 की बात कर रहा था। देखिए नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। उसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन से लोग करवाते रहे। मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, आज फिर कह रहा हूं, कल भी अपनी तारीफ करके गया था, आज फिर कर रहा हूं, क्योंकि खुद से करनी मुझे बचपन से सिखा दिया गया था, अपना काम खुद करो, किसी के भरोसे मत छोड़ो। तो तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूं। तो मैंने क्लिप डाली हुई, आप देख लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज 100% मैच है। क्वेश्चन ये करवाया था मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। आप समझो, उसने ऑप्शन में फिनोल नहीं बेंजीनोल लिखा, फिनोल नहीं लिखा, क्या लिखा? आधी से ज्यादा जनता तो यही साफ हो गई थी कि बेंजीनोल। फिनोल भी जानता है बच्चा, चलो कई जगह ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट से याद कर लेता है, पर उसने लिखा क्या? बेंजीनोल। इसका मतलब आपको सब मालूम होना। तो बेंजीनोल आपका आयुपैक नेम है, फिनोल कॉमन नेम है, बट एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम, कि जहां भी आप बेंजीनोल लिखने वाले हो वहां फिनोल लिख देना, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कौन हुआ? OH। तो आप बताइए, इसको तो मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। पहले तो रिंग में गोला बनाओ जब भी बना दे, इसको नंबर 1, इधर 2, 3, 4, 5 एंड 6। बताइए 4 नंबर पर इथाइल, बताइए 2 नंबर पर, सुलट गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। रिंग आपकी क्या है? PCC, तो आप लिख सकते हो बेंजी 1 ओल या सिंपल बेंजीनोल। और क्या सर मैं ये लिख सकता हूं इसके अंदर क्या? 4 इथाइल, सही बात। 2 मिथाइल, बिल्कुल सही बात। एंड बेंजीन की जगह, बेंजीनोल की जगह फिनोल, यस, बोथ आर करेक्ट आयुपैक नेम। तो जब भी बेंजीनोल आए स्किप करके फिनोल भी लिख सकते हो।
तो ये हमारे सामने थी नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट नेमिंग ऑफ अमीन्स, नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी नेमिंग ऑफ अमीन, सेकंड लास्ट, उसके बाद रहेगा ईथर्स एंड आईयूपैक नेमिंग डन। बताइए 2 डिग्री सफिक्स क्या है इसमें? 2 डिग्री सफिक्स बता दो जल्दी से। अमाइन, बिल्कुल सही बात है। कई बार आपने अमीनो इस्तेमाल में लिया है तो याद रखना पीएफजी होगा तो अमाइन बोलना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है भाई लोगों? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स इज अमीनो। अच्छा, इसमें टाइप 1 टाइप 2 का लोचा ही, क्योंकि आप जानते हैं अमीन में आपका या तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा 1 डिग्री अमीन, या बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा 2 डिग्री अमीन, या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा 3 डिग्री अमीन। आंखें खोलो और ध्यान से देखो, 1 डिग्री अमीन के लिए भी सफिक्स अमीन ही है, 2 डिग्री अमीन के लिए भी फंक्शन सफिक्स अमीन ही है, और 3 डिग्री अमीन के लिए भी सफिक्स अमीन ही है। डिग्री से नहीं बदलेगा सफिक्स, जैसे अमाइड में था एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन में सोल्व करूंगा, हवा में सोचना कि कहां से पीसीसी का सिलेक्शन, कहां से नंबरिंग होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, पेन सभी के डाउन होने चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां पर NH2 लगा दिया है, आप बताइए दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? एग्जैक्टली नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो बताओ ये पीसीसी में कब आएगा? जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कार्बन को आपको पीसीसी में लेना ही पड़ेगा। और पीसीसी कहां से कहां जाती है? टर्मिनल 2, तो एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल यहां से शुरू करके यहां पर खत्म। क्या आपका पीएफजी आ गया है? जी हाँ, ये कार्बन इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट नंबरिंग, आप बताइए आपके पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन भाई लोगों ध्यान से सुनो, इसके पास तो कार्बन ही नहीं है। तो जब भी नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो सारी बातें जिस कार्बन पर वो जुड़ा उससे करो। अब इस कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और मिनिमम मिलने के लिए बेहतरीन हम यहां पर क्या लिख दें? 1। ऐसी गलती कर सकते हैं क्या? ये गलती नहीं दोस्तों, ये पाप है। तो आपको टर्मिनल से नंबरिंग करनी है, पर करनी कहां से है? जहां से आपका ये नजदीक पड़ता। तो इधर से आएगा कौन से नंबर पर? 2, और इधर से आता 1 2 3 4, तो नंबरिंग इधर से होगी। नाम लिख सकते हैं आप। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सेकेंड पोजीशन पर अमीन। अमीन, अमाइनो नहीं, गलती से ये मत लिख देना 2 अमीनो, पहले लिख दो, बिकॉज इस बार ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे ना दोस्तों, प्रीफिक्स थोड़े लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छापने को नहीं बोला है मैंने, कुछ लोग चोरी छिपे छापने की कोशिश करते रहते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। हैव यू सिलेक्टेड योर पेरेंट कार्बन चेन? दो ही तो टर्मिनल है। नेक्स्ट इज नंबरिंग। आप बताइए ये कौन है राइट नाउ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। किसको कम नंबर मिलेगा? इधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो नंबरिंग यहां से होगी। मेन प्रायोरिटी पर अपना फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड को चाहे जो मिले कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए पीसीसी में कितने कार्बन आ गए? 6, तो वर्ड रूट हेक्स। बताइए फिफ्थ पोजीशन पर क्या है आप लोगों के सामने? फिफ्थ पोजीशन पर एन, पक्का? उसके बाद बताइए थर्ड पोजीशन पर अमीन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ध्यान से सुनते हुए जाएंगे दोस्तों, 1 by 1। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, बता सकते हैं इसका आईयूपैक नेम क्या रहेगा? पीसीसी कौन है? बेंजीन, तो ये हमारे सामने रहेगा बेंजीन। आप बताओ बेंजीन में क्या आ चुका है? आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आ चुका है, वर्ड रूट हेक्स आ चुका है, 1 डिग्री सफिक्स इन आ चुका है। केवल क्या लिखना है? 2 डिग्री सफिक्स। एंड 2 डिग्री सफिक्स क्या है? अमीनो। तो आप यहां पर 1 या सीधा क्या लिख सकते? सॉरी अमीन, क्या लिख सकते हैं? अमीन। आप चाहो तो बेंजीन 1 अमीन लिख सकते हो, या 1 को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं जब नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 तो किसको मिलेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 तो हम लिखे ना लिखे एक ही बात। मुझे बताओ बेंजीन में यहां पर आपका एक ई आने वाला था इनके बाद,
ए की वजह से ड्रॉप हो गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आयुपेक नेमिंग में केवल मॉड्यूल, बस, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स तो एक्सेस करने पड़ेंगे ना, पहले क्लास नोट्स देन मॉड्यूल, कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत। फिर जैसे ही अपना अगला टॉपिक कंप्लीट होगा ना या चल रहा होगा आइसोमेरिज्म, तो आयुपेक नेमिंग का मेरा क्वेश्चन बैंक आएगा, वो हम सॉल्व करेंगे बिना थ्योरी पढ़े हुए। तो ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा, जब जब क्वेश्चन बैंक आता रहेगा आप समझो वो रिवीजन के लिए आ रहा है। तो आपको ऑर्गेनिक में जब तक मैं ना कहूं कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने नीट 2025 में क्लास में ना करवाया हो। क्लियर? तो कोई हमें टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों ने नहीं करवाया वो और भी मामला फैलाएंगे, आईआईटी वालों के नोट्स दनादन पढ़ाएंगे कि टफ पेपर आ गया आईआईटी। देखो फिजिक्स में तो बहुत सारे लोगों ने आईआईटी के टीचर उतार लिए, केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, आईआईटी वालों की कॉपिंग, और उसमें सिलेक्शन होने के चांस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। नीट का पैटर्न अभी भी अलग है, आप समझिए। जेई एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कम। नीट में क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्यादा। तो अभी भी हमें बहुत सोच समझ कर पढ़ाना है, अभी तो और रायता फैलेगा। अभी उस पर तो आ रहा हूं बेटा, यहां तक करना था आपको, सुलटा दिया है। उधर आते हैं दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप बताओ उसमें क्या है। सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन बोल दो या सेकेंडरी अमीन। भाई लोगों आंखें खोलो और ध्यान से देखो, आपको कंफ्यूजन वही आएगा जहां आप मेरी बात नहीं सुनोगे। 1 डिग्री अमीन में पीएफ मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कारण क्योंकि नाइट्रोजन के एक ही साइड मिलता है अल्काइल चेन। देखो उधर तो अल्काइल चेन है ही, देखो नाइट्रोजन के एक ही साइड अल्काइल चेन है, देखो नाइट्रोजन के एक ही साइड अल्काइल चेन है। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री में दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आएगी कि देखो, या तो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये रहेगी, क्योंकि कार्बन चेन मतलब कार्बन यानी चेन, तो यहां से यहां तक कार्बन, फिर क्या आ गया, नाइट्रोजन, ये रुक जाओ। तो इस चेन के 2 टर्मिनल है, यहां से लेकर यहां तक। या फिर आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन होगी ना दोस्त, वो आपकी रहेगी ये वाली। क्या ये पॉइंट आपको समझ में? लेकिन दोनों में से कौन सी होगी? तो बच्चे के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप जैसे सेलेक्ट करते आए थे वैसे ही सेलेक्ट करते हैं। आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको मानना चाहता हूं पीसीसी। अगर मैं इसको पीसीसी बनाना चाहता हूं तो आप बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है। देखो ये आपका सेकेंडरी अमीन है राइट नाउ, क्या है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल। आप बताइए जिस कार्बन से जुड़ा है क्या वो कार्बन मेरी पेरेंट कार्बन चेन में है, तो इंक्लूड हो गया इधर भी। तो बताइए कितना पीएफजी है, 1 पीएफसी प्लस कितने मल्टीपल बॉन्ड है, 0 मल्टीपल बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? कितने कार्बन एटम है, 4। अब अगर मैंने इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माना है तो ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा पार्ट जो जुड़ा हुआ नाइट्रोजन पर, दैट विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 क्या बन जाएगा, सबसी। अब दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर हमारी बात सुनिए, हम इसको पीसीसी मानना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इधर भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन मैंने पीसीसी में ले लिया है।
तो बताइए इधर भी कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा? एक। कितना मल्टीपल बॉन्ड? 0। कितने कार्बन एटम? 2। अगर ये पीसीसी है तो दूसरा पार्ट जो नाइट्रोजन पर जुड़ा है क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट। अब आप कंपेयर करो दोनों साइड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम। बताओ इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड, सेम। इधर कार्बन एटम 4 और इधर 2। सो दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन एंड दैट विल बी सिलेक्टेड एज सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि अब हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं और हमें इसको ऐसे डील करना पड़ेगा कि एक साइड वाला तो क्या बनेगा? कार्बन चेन पीसीसी, और दूसरा क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब डिसाइड हो गया है इधर वाला पार्ट किसकी तरह कंसीडर होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बिल्कुल अमाइड की तरह लिखा जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। पक्का? तो ये आप लोगों के सामने क्या है? इथाइल। लेकिन ये जुड़ा किस पर है? नाइट्रोजन पर। तो अगर हम बात करना चाहें तो इसको लिख देते हैं पहले ही एन इथाइल। सुलटा दिया है। आप बताओ पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल सके। सही बात है कि नहीं है? तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए पक्का पोजीशन 1 पर अमीन। आप देखो सेकेंडरी है तभी भी लिखा अमीन ही जा रहा है, लिखा अमीन ही जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट वाला बताओ कौन से डिग्री का फंक्शनल ग्रुप है? इट इज ए 3 डिग्री अमीन। हाँ या ना? पक्का? कैन यू सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन? ऊपर वाला अगर अपने टाइम लगाया है तो नीचे वाला तुरंत बनना चाहिए। ना तो मल्टीपल बॉन्ड इधर है, ना इधर है, ना उधर है। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो तीनों ही साइड से जुड़ा हुआ। देखो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। लेकिन आप जानते हैं इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। और दोस्तों सुलटने वाले हो आप, मुझे पहले तो बता दो पीसीसी कौन सी है? ये वाली या ये वाली? तो पीसीसी सेलेक्ट करके नंबरिंग करो। मैं आ रहा हूं। पीसीसी सेलेक्ट करके नंबरिंग करनी है मेरे भाई। मैंने बता भी दिया पीसीसी कौन सी है। देखता हूं नंबरिंग कैसे की। कहां लिखा है 1? तेरी गर्दन तोड़ दूंगा राक्षस। 1 कहां लिखा है? आगे निकल। साथ बैठे हैं तो गलती तो सेम ही करेंगे ना सर हम। समझ में आ गया एक मारते ही? इसीलिए कहा जाता है कि बिना पिटे यार रिमोट नहीं चलता, दिमाग कैसे चलेगा? तू नहीं गलती करेगा? ये कह रहा है गलती अगले साल करूंगा। 1 कहां लिखा है? ठीक है। अच्छा भाई लोगों, मैंने क्या बोला? सुनो इधर, मैंने क्या बोला? पीसीसी इधर वाली रहेगी और 1.5 छाने लोगों ने ये बना दी पीसीसी। अबे दिमाग से पैदल लोगों, ये आखिरी कार्बन है क्या? पीसीसी ऑलवेज गोज फ्रॉम टर्मिनल टू। मेरे फेफड़े फूट गए हैं, लेकिन तुमको ये बात समझ में? और कुछ लोगों ने तो अलग ही ज्ञान लगाया। पीसीसी तो तूने बताई थी, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1। ये तेरी पीसीसी गलत है, बीच से नंबरिंग शुरू कर रहा है। सर फंक्शनल ग्रुप को तो कम देना पड़ेगा ना। तो आपने गलती पीसीसी के सिलेक्शन में ही कर रखी है दोस्त। इसीलिए मैं कहता हूं अगर इधर लेना चाहते हो पीसीसी तो एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। ऑलवेज गो विद बेसिक्स। आप बताइए आपकी पीसीसी में कितने टर्मिनल आएंगे? कोई 2 टर्मिनल। तो आप बताइए आप यहां से शुरू करके यहां जाना नहीं चाहोगे क्या? इधर कार्बन कम, इधर कार्बन ज्यादा। सो दिस इज द पीसीसी। अब नंबरिंग, इधर की साइड से फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर पर, उधर की साइड से तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम बताओ। मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। इथाइल। आप बताओ क्या इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना पड़ेगा? बिल्कुल अमाइड की तरह, बस नाइट्रोजन पर जुड़े ये इंडिकेट कर देंगे। तो ये ई, ये एम, ये एम, पहले कौन आएगा? ई। तो ये आ गया आपके सामने एन इथाइल।
बताइए एन क्या बता रहा है कि ये इथाइल पीसीसी पर नहीं नाइट्रोजन पर है। उसके बाद बताइए मिथाइल कितने हैं? दो, एक पीसीसी में 4 नंबर पर और एक नाइट्रोजन पर। तो कैसे लिखा जाएगा? N,4 डाई मिथाइल। रुको और मुझे बताओ कितने मिथाइल हैं? कहां कहां? एक नाइट्रोजन पर जुड़ा है और एक पेरेंट कार्बन पर 4 नंबर पर। आप बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हैग, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आगे बात समझ में? कौन से पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर अमीन। सिंपल सा क्वेश्चन था, सुलट के वापस आ गए हम लोग। बेसिक्स कभी भी मत भूलना, पक्का? सो दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ अमीन्स। आप ये मत सोचिए ये सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी तो आपको करने पड़ेंगे, इवन एनसीईआरटी के भी। नेक्स्ट क्लास में आपके पास 12th एनसीईआरटी होनी चाहिए, पार्ट 2। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? क्वेश्चन ने कुछ सिखाया? जी हां। क्या आप बेसिक भूल गए थे? पीसीसी का सिलेक्शन टर्मिनल टू टर्मिनल चलता है, ना बीच से शुरू होता है और ना बीच में खत्म। आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ ईथर्स। नेमिंग ऑफ ईथर्स। आप बताओ ईथर्स कौन से होते हैं? ROR। क्लियर? दोनों आर अगर सेम है तो इसको हम क्या बोल देंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। और दोनों आर अलग अलग हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। आगे बात समझ में? तो आप पहले इसमें यह बात समझिए, और वो बात क्या है कि सिमेट्रिकल में तो आपको कहीं कोई दिक्कत, ये पीसीसी मान लो तो ये OR बन जाएगा, इधर वाला पीसीसी मान लोगे तो ये OR। सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही, जब ईथर आपका अनसिमेट्रिकल होगा तो आपका दिमाग खर्च होगा। आपको मालूम है ना, ईथर को हमेशा ही ऐसे बनाना है, OR। क्या बनाना है? इसका मतलब ये इधर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, और इस वाले पार्ट को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब हम लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है इसको? एल्कोक्सी। क्लियर? अल्क किस में कार्बन बता रहे हैं? R में। अगर एक कार्बन है तो मिथोक्सी, दो कार्बन है तो इथोक्सी, तीन कार्बन है तो प्रोपोक्सी। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चंस करते हैं, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से है। बताओ दिस ईथर इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? पक्का? You have to select the parent carbon chain like your amine PCC, या तो ऑक्सीजन के इधर वाली रहेगी, PCC या ऑक्सीजन के उधर वाली। सर हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन? देखो ये तो सिमेट्रिकल है तो इधर और उधर बात ही एक है। तो अगर सिमेट्रिकल इधर है तो आप किसी भी साइड को क्या मान लो? पेरेंट कार्बन चेन। मान लो इसको हमने क्या मान लिया? पेरेंट कार्बन। सर मैंने इसको नहीं उसको मान लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिकल में। तो क्लियर? तो अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है अगर मैं इसको वैसे लिखूंगा तो अब आपको समझ में आएगा। देखो ये हो गया, कुछ नहीं किया, उसी को ही लिखा है। एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज OR। ठीक है? तो ये क्या बन गया है? OR। एंड इट विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ईथर, हेलोजन, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन। बताइए नंबरिंग कहां से करूं? पेरेंट कार्बन चेन के दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये। यहां से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, और यहां से करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर की साइड से कर लेते। तो आप बताइए क्या लिखा जाएगा? 1 के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? कितने कार्बन है इधर R में? 3। तो प्रोप प्लस ऑक्सी। इधर देखो अल्क प्लस ऑक्सी। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो प्रोप प्लस ऑक्सी, सुलट आ गया सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन है बताओ? 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। बताइए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं तो यहीं रुक जाएंगे, तो इसका नाम रहेगा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। भाई कुछ लोग चोरी छिपे छाप रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, कई सालों तक बेटा नोट्स ही बनाते रह जाओगे, समझना जरूरी है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले बताओ
ईथर इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो इस बार कोई भी पीसीसी नहीं ली जा सकती, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आइए, अगर मैं ये वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं यहां से यहां तक, तो आप बताओ इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है? 0। याद कीजिए, इसको तो हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं ओआर को। तो फिर बताइए मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये पीसीसी है तो ये पूरा एक, तो कितना सब्स्टिट्यूएंट हुआ? एक। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर, मैं तो इसको मानना चाहता हूं पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, ऑप्शन क्या तो इधर वाली रहेगी या उधर वाली? तो बताओ कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। कितना मल्टीपल बॉन्ड? 0। कितने कार्बन एटम्स? 2। और अगर ये पीसीसी है तो ये पूरा क्या बनेगा? तो कितना सब्स्टिट्यूएंट हुआ? 1। अब आप ही बता दो कौन सी पीसीसी होनी चाहिए? यहां से यहां तक कोई चेंज ही, इसमें कार्बन 4 और इसमें कार्बन, तो ये रहेगी पेरेंट कार्बन चेन। तो डिसीजन हो चुका है कि अब इसको देखने का थोड़ा नजरिया बदलो। ये तो मैं आपके आसानी के लिए कह रहा हूं कि अब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि देखो ऐसे लिखा गया ये, तो ये क्या माना जाएगा बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। बताइए 1 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी। हाँ या ना? बिल्कुल सही। पीसीसी में 4 कार्बन, वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हमारे सामने रहेगा 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? छापना शुरू करो, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। क्लासरूम में बच्चे केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट पर बातें करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, नीट वर्सेस जेई। जिस टॉपिक को जेई में पढ़ाने में मात्र 7 से 8 लेक्चर लगते हैं ना, नीट में उसी टॉपिक को 15 से 20 लेक्चर पढ़ाया जाता है। आप बताओ कौन से वाले सब्जेक्ट में ज्यादा डेप्थ पूछता है एग्जामिनर? जेई एडवांस पूछता है कि नहीं पूछता है? बट स्टिल सेम टॉपिक के लेक्चर ज्यादा किस में लग रहे हैं? नीट में। इसका मतलब नीट में बच्चे को पेन चलाने दिया ही नहीं जाता है। जेई में एकदम अलग है। जेई मोटिवेशन से क्लियर नहीं होता है, कोई कितना मोटिवेट कर ले, क्योंकि मोटिवेट करने वाले से खुद से नहीं होगा पेपर। तो हमें उसी टेक्निक पर चलना पड़ेगा कि सर मैक्सिमम मॉड्यूल मैं खुद सोल्व करूंगा। कॉन्सेप्ट बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, बाकी मैं करूंगा। नंबर ऑफ लेक्चर भी कम हो जाएंगे, उल्टा प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी। आप ये कहोगे कि मैंने ही सोल्व किया पूरा का पूरा, हमारे वाले सर ने तो एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन इस तरीके से बताया कि सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहीं से भी आ जाए। लेकिन हमारी दिक्कत ये होती है, हम सोच ही नहीं पाते हैं। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनफैक्ट वो सारे पहले नोटबुक में होते हैं वैसे के वैसे, तो हमें फेक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मैंने तो बना लिया, तूने नहीं बनाया है। उधर वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा, दिस क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का लेवल हल्का नहीं है, अलग अलग अंदाज में आता है एनसीईआरटी। इसमें तो सर थोड़ा सा रायता फैलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब दो दो आ गए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? इधर आओ, या तो पीसीसी ऑक्सीजन के इधर वाली या उधर वाली, बताओ किधर वाली? इधर एक कार्बन और इधर,
अगर इन दोनों में से लेना पड़े तो ये वाली, ठीक है। या तो पीसीसी ऑक्सीजन के इधर वाली या उधर वाली, किधर वाली, इधर वाली। तो दोनों से क्या डिसाइड होकर आया है कि दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से लिखूं, बस एग्जामिनर लिखने के तरीके से निपटा के चला जाता है। सोचो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना CH3O CH2 और ऐसे OCH3, तो बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं होती। देखो बच्चे ये रहा सब C20, ये रहा सब C, एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया उसी को। अब बच्चा परेशान हो गया है, तो लिखने का अंदाज तो बदलेगा। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट इनफैक्ट सेम है। तो यहां 1 और यहां 2, तो बताइए नाम क्या रहेगा, 1,2 डाई मिथॉक्सी, एग्जैक्टली, मैथ प्लस ऑक्सी, एक कार्बन मैथ प्लस ऑक्सी। कितनी बार है सब्स्टिट्यूएंट, 2 बार, एक बार 1 पर और एक बार 2 पर। पीसीसी में कितने कार्बन हैं, कितने हैं पीसीसी में, 2, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सो दिस विल बी द आयुपैक नेम। कैन यू राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस बार इधर आ रहा हूं, कीजिए, ट्राई कीजिए। सही सही, बढ़िया, बढ़िया। इधर आ राक्षस, पुराना होगा तू पक्का, दिमाग सीज हो गया तुम्हारा। इधर इधर, ये पुराने वाले जो राक्षस है एक नहीं सुनता, इधर आ गया, दिमाग पत्थर हो गया तुम्हारा। नंबरिंग कर, 1 लिख किधर लिखेगा, नीचे वाले में। इस साल लिखूंगा ही नहीं मैं, पहले तो मेरे को आने दे और फिर तेरे को, बैठ इधर राक्षस। बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है, तेरा भी नहीं चलता है। आगे 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 आगे, दिमाग से पैदल लोगों, भाई नीट वाले को नहीं पता है कि इनके लिए टफ बनाने की जरूरत। एक बार पेपर मेरे पास लेके आए, मैं कह रहा हूं पेपर देते हुए बच्चा बोलेगा 720 मेरे ही हैं, आंसर की जब बाहर आके मैच करने लगेगा इंस्टीट्यूट से, सारे नेगेटिव दिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स कमजोर है और तुम बेसिक्स पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और मैं बता रहा हूं जो नए बच्चे हैं ना, वो अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मुझे आता है, वो 0 मान के चल रहे हैं, हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इस साइड वाला कि इस साइड वाला, बताओ। इधर अगर मैं पीसीसी लूंगा तो कौन आएगा, मल्टीपल, उधर तो है ही नहीं। तो बताओ कार्बन एटम मैटर करेंगे क्या, मल्टीपल बॉन्ड पहले है। So this is going to be the parent carbon chain. If this is the parent carbon chain, then this whole will be considered as, लेकिन आपने माना तो है, लेकिन इसको ढंग से जाना। यहां 1 कितने लोगों ने लिखा है, हवा में हाथ उठाओ। हाँ, कुछ लोग तो पीटे हैं, मना ही नहीं कर सकते। अब बताओ गलती है कि नहीं है। नंबर 1 किसको दे रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट को, और इधर कौन है, मल्टीपल। गायब हो गया दिमाग से, तो बेसिक्स भूल रहे हैं हम हर चीज के ऊपर। तो नंबरिंग यहां से 1 2 3, तो पेपर में ऐसे ढंग से साफ किए जाओगे, याद रखना इस बात को। बताइए 3 नंबर पर कौन लगा हुआ है, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस ऑक्सी। 1 नंबर पर है कि 3 नंबर पर है, 3। पीसीसी में कितने कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट प्रोप 1 पोजीशन पर दिखाओ ना दिखाओ, एक ही,
सो दिस इज गोइंग टू बी द आयुपैक नेम। बेटा साफ करके चला जाएगा, ध्यान रखना एग्जामिनर। अभी तो नेगेटिव नहीं हुए तुम्हारे, क्योंकि आपका आंसर आया ही नहीं। सुलटाइए जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी सुलटाओ। अब तो याद हो गया ना, पीसीसी टर्मिनल 2, नंबरिंग टर्मिनल 2, ना बीच से और ना बीच पे, खत्म। जाते जाते तो गलती नहीं कर दोगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं सर, तो फिर तो करनी ही पड़ेगी। आपको गलत कैसे कर सकते हैं? बताइए ऊपर वाले का नाम। पीसीसी आपकी रिंग रहेगी, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। 1 2 3 4 5, तो नाम रहेगा 1 मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी। बताओ पीसीसी का नाम? बेंजीन। तो आईपैक नेम रहेगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन। या इसके कॉमन नेम को भी आईपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड दैट इज एनीसोल। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। तो आप इसको एनीसोल भी बोल सकते हो, या फिर 1 मिथॉक्सी बेंजीन, यानी कि 1 मिथॉक्सी बेंजीन का ही नाम एनीसोल होता है। नेक्स्ट वाले में बताइए, फिर से पीसीसी कौन रहेगी आपकी? रिंग। तो यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, बताइए नाम क्या आएगा? 1 इथॉक्सी। 1 इथॉक्सी बेंजीन। सो दिस इज गोइंग टू बी द आयुपैक नेम। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे सामने आयुपैक नेमिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहेगा साइक्लिक ईथर। मैंने लिख दिया है, एनसीईआरटी में नहीं है। जब भी एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस करूंगा साथ लिखूंगा मैं। फिर सर पढ़ाने का कारण, क्योंकि आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको लगेगा कि मॉड्यूल ही नहीं बन रहा है। हालांकि मैंने तो आज तक कोई क्वेश्चन टिक भी नहीं करवाया कि ये जाके कर लेना। टॉपिक पूरा होने के बाद पता लगता है कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो ये हमारे सामने रहेगा। साइक्लिक ईथर्स में क्या होता है, सभी इधर ध्यान देंगे, पेन डाउन करेंगे। अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, तो क्वेश्चन सच में चित्रकला की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन फिक्स नहीं हो सकते दोस्त, इस भ्रम में मत रहिए आप कि नोटबुक से क्वेश्चन आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो भी आपका नहीं बनेगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये हमारे सामने साइक्लिक ईथर है, मतलब रिंग बनेगी और रिंग में कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन, तो उसे साइक्लिक ईथर कहते हैं। ठीक है, ईथर हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहेगा। मान लीजिए ये ऑक्सीजन इधर कार्बन नंबर एक्स से जुड़ा है, जब नंबरिंग की होगी, इधर कार्बन नंबर वाई से जुड़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे एक्स कोमा वाई इपॉक्सी। क्या लिखेंगे? एक्स कोमा वाई इपॉक्सी। पहले क्या लिखते थे? ऑक्सी। अब क्या लिखेंगे? इपॉक्सी। तो जब ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट की तरह रिंग में रहेगा तो क्या लिखा जाएगा? इपॉक्सी। एक्स एंड वाई बताते हैं कि इधर कार्बन नंबर एक्स से जुड़ा हुआ है और उधर कार्बन नंबर वाई से। स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर सर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या इसका ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर होगा। तो ये जो आपने रिंग बनाई है, इसमें ऑक्सीजन अभी भी किसकी तरह है? सब्स्टिट्यूएंट। आइए देखिए, मैं थ्योरी में बच्चे कितनी भी बात कर लूं, जब तक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है तब तक कोई मतलब नहीं है। आइए मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ये है, and he is going to ask the IUPAC name of this compound. Step number 1 is the selection of parent carbon chain. आप बताइए कितने टर्मिनल्स हैं इसमें? 2। आखिरी कार्बन ये है और ये है। So this is going to be the parent carbon selected. Next task is numbering. अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो देखो ये सब्स्टिट्यूएंट इधर से दूसरे नंबर पर और उधर से भी, मतलब ये ऑक्सीजन जिन जिन से जुड़ा है उनको नंबर देखो क्या क्या मिल रहा है। तो सर किधर से भी कर लो एक ही
बात है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए इसमें एक कार्बन बढ़ा देता हूं, सो दैट हमें बेटर क्लियरिटी इसके अंदर मिल सके। अब सोचो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 नंबर पर, और उधर से करूंगा तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। आप बताओ ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन से जुड़ा है? 1 एंड 4। तो एक्स एंड वाई क्या हो गया? एक्स हो गया 2, वाई हो गया 4। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 2,4 इपॉक्सी। और रुको, और दिमाग में क्या इमेज बनी कि ऑक्सीजन इधर 2 नंबर से, उधर खत्म हो गया कहानी। 2,4 इपॉक्सी स्टिल कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हैज, सिंगल बॉन्ड के लिए खत्म हो गया इफेक्ट में। एक दो एग्जांपल और मैं जानता हूं कि आप कह रहे हैं कि बस अब हमें समझ में आ गया है, आप जल्दी से एक क्वेश्चन तो हमें दे और हम जल्दी से जल्दी उसको सुलटा दें। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने है, यहां पर लगा दिया है मैंने Br, यहां पर लगा दिया है मैंने OH, और ये है CH3। नहीं, इसको मैं ही सोल्व करूंगा, मत टेंशन लो तुम लोग ना, इतनी जल्दी अब शब्द मत कहा करो कि आसान वाला तो खुद ने कर लिया, ये दिखने में ही मुश्किल लग रहा है, ये हमारी तरफ खिसका दिया तूने। ऐसा थोड़ी चलेगा, इसको भी मैं समझाऊंगा दोस्त। क्लियर? आपने इतनी भारी फीस दी है, तो भारी फीस का क्या मतलब होता है कि मास्टर सारा काम करेगा। आइए, सबसे पहले अगर अपन बात करें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो आप बताइए आखिरी कार्बन, इसके आगे कोई कार्बन, आखिरी कार्बन, उसके आगे कोई कार्बन। सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। एंड OH बताओ क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और Br क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये बताओ, ये भी क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। पक्का? जी हाँ। तो बताइए, पीसीसी का सिलेक्शन तो हो गया नंबरिंग, नंबरिंग इसको मिनिमम नंबर मिलना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर वाले टर्मिनल से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए क्या क्या आएगा? 3 नंबर पर कौन लिखा हुआ है? 3 ब्रोमो। पक्का? उसके बाद बताओ, इधर 7 नंबर, उधर 4 नंबर, 4,7 इपॉक्सी। मैं ये जताना चाहता था कि देखो ई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिया गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना गया, बी पहले आया तो पहले लिखा गया। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 4,7 इपॉक्सी। उसके बाद बताइए पीसीसी में कितने कार्बन? 8। तो वर्ड रूट ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड सेकेंड पोजिशन पर ऑल। सो दिस इज गोइंग टू बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पक्का? सुलटाइए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है।
ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऊपर वाला करना है आपको। अब धीरे धीरे किनारे पर बैठना बंद कर देंगे लोग। तो फिर पीटा है, आगे हो आगे हो आगे। हाँ वही वाला तो कह रहा हूं मैं, गलत है ये, बढ़िया है। कहाँ लिखा है 1? लिखा है नहीं कि एक और हमारे पास ऑप्शन, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। कहाँ लिखा है 1? देव जी कहाँ लिखा है 1? आगे। वन कहाँ लिखा है? चलने लगा दिमाग अब? राक्षस एकदम ऐसे ऐसे कसमें खा रहे थे थोड़ी देर पहले कि ना पीसीसी बीच से शुरू करेंगे, ना पीसीसी बीच में रोकेंगे, ना नंबरिंग बीच से शुरू करेंगे, ना बीच में रोकेंगे, ऐसे कसमें खा रहे थे। वो मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होता है, वी विल विन वाला, मैं ऐसा लगता है कि अपन ही भाई साहब अगले हैं देश के प्रधानमंत्री। और पेपर हाथ में आते ही साफ यहां लिख रहे हैं जनाब 1 2 3 4 5। कितने लोगों ने ये लिखा है? हवा में हाथ होना चाहिए। कुछ को तो मैं देख के आया हूं, मना ही नहीं कर सकते हो। जहां तक नहीं पहुंचे भले ही लिखा हो, तेरे क्या पता है? सबको बताने क्या जरूरत है कि मेरा गलत है? मुझे तो पता चल ही जाएगा। पब्लिकली क्यों एक्सेप्ट करूं कि मैंने गलत किया है? आइए नेक्स्ट। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम करने की कोशिश की है, समझिए। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे कितने लोगों ने लिखा है? देखो क्लियर। ये तो इनकी तो गलती गलती मानी जाएगी, ये तो गलता कर रहे हैं। और नो डाउट काफी बच्चों ने सही भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं लिखा है, काफी बच्चों ने सही भी लिखा है। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज करेक्ट। अब देखो आपकी आंखें तुरंत खुलेंगी। ये जो बना हुआ ना, इसको मैं लिख रहा हूं, इधर देखो अब सबके सब। बताओ ये कौन है? CH3। बताओ ये कौन है? CH2। यहां पर कौन है? CH। और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बाद में जोड़ेंगे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम रखते हैं। फिर बताओ ये कौन है? CH2 लिख दिया। फिर से कौन है? CH2। फिर से कौन है? CH2। और यहां भी कौन है? CH2। अब बताओ ऑक्सीजन किधर जुड़ा हुआ है? एक तो इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ, और एक इस कार्बन से, बीच में 1 2 3। तो 1 2 3 ये बना हुआ है। अब बताओ, अब सोचो, जिसने यहां 1 लिखा हुआ है, ये देखो यहां 1, बीच से नंबरिंग नहीं कर रहा है वो, क्लियर। और जिसने यहां पर 1 लिखा है, किधर अगर अपन बात करना चाहें यहां पर, तो उसने गलती की है। उधर से 1 मिलता तो सब्स्टिट्यूएंट तो नजदीक पड़ता, क्लियर। तो यहां पर जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एग्जामिनर जब चाहे तब समेट लेगा, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो। ये ध्यान रखना है इस बात का, क्लियर। नाम लिखवाइए, कहां पर है? 1,5 इपॉक्सी, 1,5 इपॉक्सी। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 7। तो वर्ड रूट हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। ये होता है अच्छा एग्जामिनर, कि बिल्कुल दायरे में रह के जो छिल के जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डीडीटी। उम्मीद करता हूं नाम आप सभी ने सुना है दोस्तों, क्लियर। मैंने इसका जो कॉमन नेम उसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्लियर। डीडीटी बहुत पहले स्टार्टिंग में जब ये आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर आई थी, मलेरिया बहुत ज्यादा फैला था, क्लियर। तो आप कई बार समझिए, कई बार आपको डिजीज की बजाय वो जिससे हो रहा है ना उसका सुल्टाना करना पड़ता है। डिजीज की बजाय जिससे फैल रहा है उसको सुल्टाना। मलेरिया अगर मच्छर से फैल रहा है तो पहले मच्छर को सुलटाओ, क्योंकि कितने पेशेंट्स का आप ट्रीटमेंट करेंगे। हालत ये हो गई थी कि सारे हॉस्पिटल के बेड फुल हो गए थे, मरीज को जगह ही नहीं मिल रही थी, मतलब लाइन में ही मरीज दम तोड़ रहे थे, इतना भयंकर मलेरिया फैला था, इतना
भयंकर। क्लियर? और उसका कारण था बाढ़। आप जानते बारिश होती है, सब होता है तो मलेरिया फैलता है। तो उस टाइम पर डीडीटी को लाया गया था एज इंसेक्टिसाइड। इसके स्प्रे से मच्छरों को मारा गया था। तो आप समझिए, जब हम बोलते थे ना पहले कि हॉस्पिटल फुल हो गए थे, जगह ही नहीं मिल रही थी, तो बच्चा बोलता कैसी बात करता, खाली तो पड़े रहते हैं। महामारी जब आती है तो जगह नहीं बचती, और आपने अपने जीवन में देखी है कोविड। क्लियर? अब समझ में आता है कि हॉस्पिटल वास्तव में फुल हो जाते हैं। तो आपको बताया जाता है कि भाई दूरियां बनाओ, बीमारी कैसे फैल रही उसको रोको। तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल किया गया था, और जिसने डीडीटी बनाई थी उसको बहुत इज्जत दी गई थी। क्लियर? आई एम नॉट 100% श्योर, शायद उसको अगर अपन बात करना चाहें तो नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था। श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन भाई साहब उससे एक गलती हो गई। और वो गलती क्या हो गई? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बन गया। क्या बन गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिग्रेड नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है जब चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाती है। इसका इंसेक्टिसाइड के साथ साथ इसका इस्तेमाल फिर पेस्टिसाइड के तौर पर भी होने लगा, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका। अभी तो कम हो गया है। इंडिया में अगर अपन बात करना चाहें तो पंजाब और हरियाणा के कुछ स्टेट जो पंजाब को टच करते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट वहीं पर पाए जाते हैं। इनफैक्ट एक ट्रेन चलती है पंजाब से जिसको कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, बीकानेर तक चलकर आती है वो। उसमें बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट होते हैं, और उसका यही मेन कारण है जो आप पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूएस यूके जैसी कंट्री ने इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया और बैन कर दिया। वहां बैन करने का मतलब होता है प्रोडक्शन बंद। प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं आपको, प्रोडक्शन बंद हो गया। 1980 के आसपास बंद कर दिया। इंडिया भी ऐसी बात नहीं है, हम भी सजग हैं, हम भी जगे। 2008 के आसपास, डेट फिर से मुझे पक्का याद नहीं है, 2008 के आसपास इंडिया ने भी इसको बैन कर दिया। नहीं मिलता अब डीडीटी। आप शायद नहीं जानते, लेकिन इंडिया ने पॉलीथीन को भी बैन कर रखा है। कहां मिलती है पॉलीथीन? हमारे यहां मामला अलग है। हमारे यहां कहता है, देखो दूसरे कंट्रीज में जाओगे ना, बहुत छोटे छोटे हैं। हमारा बिहार बाकी के देशों से बड़ा है। तो कहते हैं हमारे यहां जनसंख्या की कोई दिक्कत, हर जगह पर लिखा होता है। देखो आप जो गुटखा वगैरह खाते वाले, लिखा होता है ना कि भाई साहब सेहत के लिए हानिकारक, कैंसर होता है। तो फिर बनाए क्यों रहे हो? कि नहीं नहीं हमने बता दिया, आप खा सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था, बाद में पता चला हमने तो खा लिया, हमको तो कैंसर हो गया। तो हमारे यहां ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन आज भी चालू रहता है। इंसेक्टिसाइड के तौर पर आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड के तौर पर इसका इस्तेमाल बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, पर ये मिल जाता। हमने तो देखा है गर्मियों में जब मच्छर होते थे तो सरकार घरों में इसका छिड़काव करवाता था मच्छर मारने के लिए। क्लियर? आप लोग थोड़ा सा एडवांस, आपने इसको नहीं सुना होगा। अब आते हैं, इतनी बातें क्यों की? क्योंकि आपको थोड़ा माहौल बनाना होगा? नहीं, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में लिखता है। चैप्टर के आखिरी में डीडीटी लिखा उसने। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। अब आते हैं इसके आयुपैक नेम पर, जो मेन पॉइंट हमारा है। आयुपैक नेम पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला सिलेक्शन रहेगा पेरेंट कार्बन चेन का। कब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, इसका बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ लिखा गया नहीं है। जैसे बेंजीन पर आपने मिथाइल लगाया, जैसे बेंजीन पर आपने इथाइल लगाया, तो ये क्लियर है कि पीसीसी कौन रहता है? बेंजीन। ठीक है, लेकिन आपने यहां से एच हटाकर मान लो क्या लगा दिया है? सीएल, तो फिर पीसीसी ओपन चेन होने लग जाता है। कौन होने लग जाता है? ओपन चेन। तो वो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम देखो, दिक्कत यह है कि पीसीसी ओपन चेन ले या पीसीसी रिंग ले, तो आपकी इसमें जो पीसीसी रहती है वो रहती है ओपन चेन। इथाइल मिथाइल होता रिंग के ऊपर, तो रिंग पीसीसी है। उसके अलावा ओपन चेन पीसीसी, मतलब ओपन चेन पीसीसी बनना शुरू हो जाएगी। तो पेरेंट कार्बन चेन आपकी ओपन चेन रहेगी, वो ऑप्शन से भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, नंबरिंग। अब बताओ नंबरिंग इधर से करूं कि उधर से? ये भी तीनों सब्स्टिट्यूएंट, वो भी दोनों। सही बात है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलेगा, और अगर मैं यहां 1 लिखता हूं तो कितनों को मिलेगा? 2। आप बताओ किधर लिखना चाहिए?
सही पॉइंट है कि नहीं है? तो अगर मुझे नंबरिंग करनी पड़ जाए भाई लोगों, तो नंबरिंग यहां से की जाएगी। इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा, आप बताइए इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है? क्लोरो। तीनों का नाम क्लोरो है, बार बार लिखने की जरूरत। उधर वाले का नाम बताओ। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है कि कॉम्प्लेक्स? अगर मैं यहां से Cl हटा दूं तो सिंपल फिनाइल, लेकिन अगर मैं यहां Cl लगा दूं तो कॉम्प्लेक्स। बताइए नंबरिंग कहां से होती है सब्स्टिट्यूएंट में? पेरेंट कार्बन चेन की साइड से। 1 2 3 4 5 6। नाम बताओ ब्रैकेट में। 4 क्लोरो, 4 क्लोरो बेंजीन या फिनाइल? सब्स्टिट्यूएंट बने तो दोस्त फिनाइल, तो 4 क्लोरो फिनाइल। अच्छा इसका भी तो यही नाम रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताइए क्या रहेगा? 4 क्लोरोफिनाइल। सही बात है कि नहीं है? नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आइए इसका पहला अल्फाबेट बताओ, इसका भी पहला, दोनों का तो एक ही है इसमें। तो दूसरा अल्फाबेट H, इधर भी, इधर L, इधर भी, इधर O, इधर भी, इधर R, इधर भी, इधर O, इधर भी। तो अभी तक तो डिफरेंस मिला ही, ये नाम खत्म हो गया और इसमें अभी भी कौन बाकी है? P बाकी है कि नहीं है? तो आप समझो, मान लो दो बच्चों का नाम है, एक का नाम है अंकित और एक का नाम है अंकित कुमार। क्या है? अंकित कुमार। अगर दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाए तो किसको लिखा जाएगा पहले? अंकित, वो जो नाम पहले खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्लोरो और क्लोरोफिनाइल में पहले कौन लिखा जाएगा? क्लोरो। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये बताओ कौन से नंबर पर है? 1। तो 1 कोमा 1 कोमा 1 कितने हैं बताओ? 3। तो ये रहेगा ट्राई क्लोरो। आगे बात समझ में? उधर बताइए 2 नंबर पर 2,2। बताओ सब्स्टिट्यूएंट सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? तो डाई लिखूं को 20 लिखूं? यस, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आए तो 20। तो 20 बताइए क्या रहेगा? 4 क्लोरोफिनाइल। सुलझ गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। पीसीसी में कितने कार्बन है? तो वर्ड रूट एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए सो दिस विल बी द IUPAC नेम। सो द IUPAC नेम ऑफ DDT इज दिस। पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन किसका है? NCERT। जब हम NCERT चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा। सुलटाएंगे भाई लोगों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, देन IUPAC नेमिंग फिनिश। अब आप मॉड्यूल सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को ऑनेस्टली सोल्व करना है, नहीं बनता है मुझसे पूछना है। क्लियर? और पूछते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है, क्योंकि आपसे ज्यादा शर्मिंदा मुझे होना पड़ रहा है। अगर मैं कोई बात नहीं समझा पाया तो आप कम उसके भागीदार है, मैं ज्यादा हूं। तो आपको तो सोचना ही नहीं है, सिंपल सा बोलना है, सर ये बात समझ में नहीं आई, एक बार बता दीजिए। सुलटा दिया है। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि फिनाइल लिखूं कि बेंजीन लिखूं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिनाइल, और जब पीसीसी होगा तो बेंजीन। सुलटा दिया भाई लोगों। अब सुलटा दिया है क्या? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग इधर से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसमें 1 लिखने पर 3 को 1 मिलेंगे, इधर 1 लिखने पर 2 को 1 मिलते हैं, इसलिए नंबरिंग यहां से। उसके बाद तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके लगा दिया हमने। कॉम्प्लेक्स है तो डाई ट्राई नहीं, बिस ट्रिस टेट्रा किसका इस्तेमाल होता है? सुलटा दिया सभी नहीं? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम IUPAC नेमी। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके देखो दोस्तों, जब भी नया क्वेश्चन कोई लाता है तो वो लाता है जेई एडवांस, एकदम अलग लेवल का। मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन लाता है कि टीचर्स को सिखा के जाता है कि देख इस तरीके से बातें की जा सकती है, और वो अलग अलग तरीके से होता है। जो IIT पेपर बनाती है उससे पता चल जाता है कि कौन सा इस बार सब्जेक्ट टफ आने वाला है। जैसे IIT मुंबई के पास जब भी पेपर जाता है तो समझ लो केमिस्ट्री में ढंग से छीलने वाला है।
क्लियर? इसी प्रकार से कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, इन सब का अपना अपना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होता है, तो पता चल जाता है इस बार कौन सा ढंग से बनाया जाएगा। तो आईआईटी ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है पर उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, गलत आईपैक नेम देकर सही पूछा। ये पहली बार जब आया बहुत सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि ये कैसा क्वेश्चन है। नाम क्या दिया? गलत। ये बिल्कुल वैसा ही नाम है जैसे मैं आके बोलूं कि मेरा नाम मोहन नहीं है, बताओ मेरा सही नाम, तो आप लोग बेवकूफ हो गए हो कि हम कैसे बताएंगे आपका सही नाम क्या है। एग्जैक्टली ऐसा एक क्वेश्चन आईपैक नेमिंग में जेई एडवांस ने रखा, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन लिखिए, करेक्ट आईपैक नेम ऑफ 2,4, correct IUPAC name of 2,4, correct IUPAC name of 2,4 diethyl pentane, correct IUPAC name of 2,4 diethyl pentane, diethyl pentane, N word root pent 1 degree suffix N, कहता है इसका सही नाम बताओ। अब आप सोचो अजीब क्वेश्चन नहीं है, गलत नाम देकर सही नाम पूछ रहा है हमसे, ये क्या बात हुई भाई। आइए देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। जब भी गलत नाम दे और सही नाम पूछे तो पहले जो उसने नाम दिया है ना उसे स्ट्रक्चर बना लो, बस इतना ही काम उसका। जैसे नाम क्या दिया है, 2,4 डाइइथाइल पेंटेन। अब बस आपको इससे इतना सा इस्तेमाल करना है कि इस नाम से स्ट्रक्चर बनाओ। बस आप बताओ स्ट्रक्चर जब भी बनाओ कहां से शुरू करो, वर्ड रूट। कितने कार्बन है बताओ, 5, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं 5 कार्बन। क्लियर? आप बताइए आगे सिंगल बॉन्ड, तो कुछ बताने की जरूरत, बताओ 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 2 नंबर पर क्या लगा दो, इथाइल। 4 नंबर पर भी क्या लगा दो, इथाइल। अब भूल जाओ इसका नाम क्या है, तुम आप खुद इसका आयुपैक नेम बनाओ। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आ गई है, इस नाम से केवल क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। अब भूल जाओ क्या नाम था, तुम बताओ अगर इसका नाम तुम्हें लिखने के लिए कहा जाता तो तुम क्या नाम लिखते। तो अब हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन, उसने पीसीसी गलत सेलेक्ट कर रखी है। नेक्स्ट नंबरिंग, इधर से करो उधर से करो, एक ही बात। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो बताइए सही नाम क्या होता है, 3,5 डाई मिथाइल। पक्का? पीसीसी में कितने कार्बन है, 7, तो वर्ड रूट हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द करेक्ट आयुपैक नेम। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी नाम दिया है उस नाम से क्या बना लो, स्ट्रक्चर। हटा दो अब उसको, अब तुम लिखो इसका सही नाम क्या होना चाहिए था। ये जेई एडवांस ने पहली बार, आपको ये आसान लग रहा है, आसान उसी को लग रहा है जिसने पहले इसको अटेम्प्ट कर लिया है। मतलब आने के बाद आसान है क्योंकि हम इसको पढ़ा रहे हैं कई सालों से, लेकिन जो बच्चा पहली बार सुन रहा है उसके लिए बहुत अजीब क्वेश्चन है ये कि गलत नाम से सही नाम कैसे बताया जा सकता है। या तो दे दे स्ट्रक्चर तो नाम बता दो। तो जेई हमेशा नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है और ये काम अब एनटीए ने भी शुरू कर दिया है कि भाई साहब रटने से काम, पीवाईक्यू से काम, मेरे नोट से क्वेश्चन आएगा इससे काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्चुअली बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। आप 1 से 2 पेज छोड़ दीजिए। दोस्तों जब भी हम किसी टॉपिक के बाद पेज छोड़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं, हर टॉपिक के बाद हम 1 से 2 पेज खाली छोड़ेंगे। उसके पीछे मेन पर्पज है, टेस्ट पेपर में कोई आपको अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया, नोट कर लो। मॉड्यूल में कुछ अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया, क्योंकि मॉड्यूल के और नोट्स के क्वेश्चन नॉर्मली कॉमन नहीं होते मेरे, नोट कर लो। या फिर आपको समराइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है कि भाई ये क्वेश्चन मैं रिवाइज करूंगा, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, वहीं लिख लो। पेज खाली छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक अधूरा है। हर बार बताता हूं मैं ये बात, फिर भी जब मैं यूट्यूब पर जाता हूं तो राक्षस लिख देते हैं, पेज छुड़वा के गया था उनका क्या करें। इससे मैं और डर जाता हूं कि जब इसको ये याद नहीं है राक्षस को, तो सब्जेक्ट कहां से याद रहा होगा।
कि ये पेज इसलिए छुड़वाए गए हैं कि आप इस पर खुद से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। टॉपिक अधूरा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम यही सोचते हैं, अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, पेज छोड़ा हुआ मतलब क्लास छोड़ दी होगी मैंने, तो टॉपिक अधूरा है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्तों, नीट ने एकदम ट्रेंड चेंज कर दिया, और मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि जितने भी लोग जितनी भी बातें करते हैं ना, ये सब प्रीवियस ट्रेंड पर बात करते हैं। एक ट्रेंड सेट हो गया था कि आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं आता। इस बार ढंग से छीला कि देखो आते भी हैं और ढंग के भी आते हैं। जो क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से आया वो जेईई एडवांस 2019 का था, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन था। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म मेन टॉपिक है। वहां तक पहुंचने से पहले एक बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं दोस्त? डीयू। इसी को ही कई बार हम बोल देते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। इसी को ही कई बार इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, वही कई बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हम इसे बोल देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इन शॉर्ट इसको डीबीई के नाम से भी जाना जाता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI. These all terms are equivalent. These all terms are equivalent. मतलब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कह रहे हो, आप हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कह रहे हो, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कह रहे हो, तो सबका मतलब क्या है? सेम, इक्विवेलेंट टर्म है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप में से पूछेगा बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। दोस्तों, कई बार किसी भी टॉपिक का जो की पॉइंट, की कॉन्सेप्ट होता है, वो उसकी डेफिनेशन में छुपा होता है, और हम डेफिनेशन को छोड़ के सारी बातें करते रहते हैं, इधर उधर की सारी बातें हम करते रहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे एंड वहां से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, number of moles of hydrogen, number of moles of hydrogen to be added, number of moles of hydrogen to be added to a given compound, to a given compound, to a given compound, to convert it into, to convert it into, to convert it into open chain, open chain, open chain saturated compound, open chain saturated compound, open chain saturated compound। कहता है किसी गिवन कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ओपन चेन सैचुरेटेड। एक्चुअली मुझे तो ओपन चेन भी नहीं लिखना चाहिए, मैं जो सिंपल क्या लिखना चाहिए? सैचुरेटेड। पर क्या है कि आप अलग अलग जगह से पढ़कर आए हैं, अलग अलग लोगों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, खासकर कोटा में तो हर आदमी की अपनी अलग ही केमिस्ट्री चल रही होती है, रियलिटी से कोसों दूर है, वो अलग ही अपनी चल रही होती है। तो इसलिए हमें अननेसेसरी वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, टेक्निकल इनकी जरूरत नहीं होती है। आइए डेफिनेशन को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। बिल्कुल बेसिक से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये अनसैचुरेटेड है। पाई बॉन्ड के आने से क्या जाता है? अनसैचुरेशन, ठीक है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो इसके पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए मुझे 1 मोल क्या चाहिएगा? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन नॉर्मली सभी ने पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। Reaction is carried out in the presence of catalyst, Na
इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी और इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी। तो जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो पाई बॉन्ड है, आप जानते हैं इसमें एक तो कौन सा कार्बन कार्बन में पाई, और एक कैसा है सिग्मा। तो कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो हाइड्रोजन का कितना मोल लगेगा? एक मोल लगेगा। क्लियर? इसका मतलब जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। चीजों को समझिए, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तभी चीज आपको क्लियर होने लगेंगी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब आपने इसमें कितना मोल हाइड्रोजन ऐड किया है? एक मोल। हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। अगर किसी में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है तो कैसे ऐड कर सकते हैं? क्लियर? अब आप समझो, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये आपके सामने बना। गौर से देखिए, ये कौन है आपका? एल्कीन। और ऐड करने के बाद क्या बन गया है? एल्केन। इसका मतलब एल्केन्स में किसी प्रकार की हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर होती तो इसमें और आगे हाइड्रोजन ऐड होता। ये आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है कि किसी में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाएगा? एल्केन के कंपैरिजन। अगर आपके पास स्ट्रक्चर दी हुई है तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बताओ कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो एक पाई बॉन्ड है तो कितना मोल ऐड होगा? एक। तो डी कितना हो गया? 1। इसका मतलब तो सर रिएक्शन की जरूरत ही, यहीं से तो पता चल गया कितना पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने मोल हाइड्रोजन ऐड होते हैं? एक। तो मोल क्यों काउंट कर रहे हो? पाई बॉन्ड को देखकर बता दो ना। अगर एक पाई बॉन्ड है तो डी एक हो गया, खत्म हो गई। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कितना हो गया? 1। पहले कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारे सामने एल्काइन गिवन है। क्या है? एल्काइन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एल्काइन। आप बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी के बॉन्ड पाई। तो इसमें एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में और दो। आप बताओ कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे? एक पाई बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक मोल, दो पाई बॉन्ड को खत्म करने के लिए, तो वी हैव टू ऐड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर खत्म हो गया मेरा तो काम। डी कितना है? 2। तो यहां से देखकर बता दो सर, या तो मैं तो यहीं से बता सकता था ना। एक पाई बॉन्ड में एक मोल चाहिए था, मतलब एक पाई बॉन्ड की वजह से डी 1, दो पाई बॉन्ड की वजह से डी खत्म हो गया मेरा तो क्वेश्चन ही। लेकिन मैं तो टेक्निकली आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं फिर से एक अच्छे पॉइंट पर पहुंचूंगा। अगर ये हमारे सामने है तो बताइए, हाइड्रोजनेशन होता है तो पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पहला पाई बॉन्ड सुलटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया। ये दूसरा पाई बॉन्ड सुलटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया। बताइए एल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन। मतलब सर आप तो ये कहना चाह रहे हो कि एल्केन्स में किसी प्रकार की हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी? यस, मैं यही कहना चाहता हूं। नेक्स्ट ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, आप बताओ इसमें क्या है? रिंग। क्लियर? रिंग में भी आपको अगर उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। आप सोचो, अगर ओपन चेन में कन्वर्ट करना है तो मुझे कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना, तो फिर इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, उसका भी एक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर भी। तो रिंग को सुलटाने के लिए भी आपको उसमें हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। कितनी रिंग है? एक। तो आपको एक मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो है वो रिंग का बॉन्ड टूट जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। आप बताइए ये आपका कौन है? बताओ। साइक्लो एल्केन। क्या है? साइक्लो एल्केन। और ये क्या बन गया है? एल्केन। यानी कि आपने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया है? ओपन चेन में। किसमें? तो रिंग है तो ओपन चेन तक लाओ, पाई बॉन्ड है तो सैचुरेटेड तक उसको लेकर आओ। तो इसमें एक मोल ऐड हुआ, एक रिंग को सुलटाने के लिए एक मोल, एक पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए एक मोल, दो पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए, पक्का? तो ये आपके सामने निकल कर आ गया डी यानी कि आपके पास जुगाड़ आ गया। क्या? एक पाई बॉन्ड की वजह से डी, दो पाई बॉन्ड की वजह से डी, एक रिंग की वजह से डी। और यही तो आप जुगाड़ में लिखते हो। सीधा जब डी निकालते हो तो क्या लिखते हो? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स। यहीं से तो आता है डेफिनेशन से। जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
तो बेसिक डेफिनेशन ने हमको क्या सिखा दिया? du इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स। अगर स्ट्रक्चर दिया है कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो रिएक्शन समझ में नहीं आई, मैंने तो पढ़ी ही नहीं है, तो अब जरूरत नहीं रिएक्शन की। यहीं से पता चल रहा है du1 है, यहीं से पता चल रहा है du2 है, यहीं से पता चल रहा है du1। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक बार मुझे किसी के पास मॉड्यूल है तो दे दो। ऐसी गलती कोई करता कैसे है? एक तो अगली क्लास में सबके पास नीट सिलेबस प्रिंट आउट होना चाहिए और वो हमेशा आपके बैग में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चेक करूंगा मैं, क्योंकि तुम लोग चल चुके हो पर तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहां है और कितनी दूर जाना है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर लास्ट तक करने, स्टार्टिंग विद 18। आईपैक नेमिंग ही करनी अपने को। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर लास्ट तक, बस कल का काम यही है। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 18 to 45, 18 to 45। मेरा हमेशा ही होमवर्क देने का अंदाज यही रहता है, मैं पहले टॉपिक पूरा करता हूं फिर होमवर्क देता हूं। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाए उस दिन बिल्कुल भी बात नहीं करता हूं, पीछे पास कर देना। जिसको भी डाउट है वो आके पूछ सकता है। बच्चे डाउट आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें।